फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th NCERT लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। हेलो गाइस, यहाँ पर देखिए मैं एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत उसके इंट्रो के बारे में जान लें तो ज़रा आसान रहेगा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। यहाँ लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? टू वेरिएबल्स का मतलब होता है ए से लेके जेड तक के नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल को एक्स वाई जेड के रूप में शो किया है और ए बी सी को हमने रियल नंबर के रूप में शो किया है। वैसे तो कांस्टेंट और वेरिएबल मैं आपको बता दूं, वेरिएबल्स वह होते हैं जो ए से लेके जेड तक के वर्ड होते हैं और एक से लेके इनफाइनाइट तक वह अंक होते हैं, वो कांस्टेंट नंबर बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स को कुछ वेरिएबल्स लिए हैं जो हमने शो कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन मिलेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, जहाँ पर x और y क्या है? टू वेरिएबल है और ए बी सी आर रियल नंबर। इन रियल नंबर में मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, ए बी सी की जगह आपके नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, इंटीजर नंबर हो सकते हैं। ये सारे नंबर आपके रियल नंबर में आते हैं। तो मैंने लिखा वेयर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल आइदर ए यूनिक सॉल्यूशन। देखिए इन जब लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो तीन तरह की कंडीशन हमारे सामने आएंगी। एक आएगा यूनिक सॉल्यूशन, एक आएगा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन और एक आएगा नो सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब है ये जो समीकरण दिए हुए हैं, ये जो इक्वेशन दी हुई है उसका केवल एक हल है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इफ ए सिस्टम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन देन सिस्टम हैज सेड टू कंसिस्टेंट। देखिए ये चीज़ समझने वाली है क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन तैयार होता है मार्क 1 का, कंसिस्टेंट या अदरवाइज सेड टू इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये क्या होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, उसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। यहाँ देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में मैंने यहाँ से लिखा है, यहाँ मार्क 1 नंबर का क्वेश्चन होता है व्हाट इज द कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में ही आता है। यहाँ लिखा है ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। एक ऐसा इक्वेशन, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका केवल एक सॉल्यूशन है, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। इसे हिंदी में बोलते हैं संगत निकाय। ओके, यहाँ बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? यहाँ से इन दोनों से एक क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है, ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। इट हैज ए नो सॉल्यूशन। देखिए नो सॉल्यूशन यानी एक दो ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, कोई सॉल्व भी नहीं आ रहा, तो उसे कहते हैं अनकंसिस्टेंट सिस्टम। और जिसका कंसिस्टेंट सिस्टम हुआ होता है जिसका सॉल्यूशन आ रहा है सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन, यानी एक्स और वाई की सिर्फ एक एक वैल्यू आ रही है, तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। अब देखिए इसको ग्राफिकली किस तरीके से समझते हैं, क्योंकि इसमें ग्राफिकली सिस्टम भी है, ग्राफिकली हमें समझना है। यहाँ देखिए ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है। यहाँ देखिए इफ लेट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये दो इक्वेशन यहाँ पर हैं। देखिए कई क्वेश्चन में हमें इक्वेशन को बनाना पड़ेगा और कई क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने लिखा ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इन टू वेरिएबल विल बी रिप्रेजेंटेड बाई टू स्ट्रेट लाइन्स बोथ टू बी कंसीडर्ड टूगेदर। ओके, यहाँ पर लिखा है कि दो चर राशियों के रैखिक समीकरण दो सरल रेखाओं को प्रदर्शित होगा, एक साथ ली जाएंगी और इनकी
द फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटी। देखिए जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी सामने आएंगी। द 3 पॉसिबिलिटी कैन हैपेंड। अब पॉसिबिलिटी क्या सामने आएंगी? जब 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ठीक है, जब 2 लाइन आपस में, जब 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। देखिए एक लाइन हमारी ये है a1x b1y इक्वल c1 लिखा है और एक लाइन ये a2x प्लस b2y इक्वल c2 है ना, और ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट एट पॉइंट इंटरसेक्ट एट a, v 1 पॉइंट। ठीक, एक कंडीशन आपकी ये है। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 1 सॉल्यूशन है। यहाँ हम लिख सकते हैं गिवन सिस्टम ये यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कब है यूनिक सॉल्यूशन? जब 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए एग्जैक्टली 1 पॉइंट। 1 पॉइंट पर जब 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो यूनिक सॉल्यूशन तैयार होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? 2 लाइन्स आर पैरेलल। जब हम ग्राफिकल पर इसे शो करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पर जब हम इसको ड्राइव करेंगे तब हम इनको पॉइंटों को देखेंगे तो यहाँ पर अगर इस तरीके की 2 पैरेलल लाइंस बनती हैं, कैसे भी बन सकती हैं, ऐसे भी बन सकती हैं, ऐसे बन रही हैं, ऐसे बन सकती हैं, किस तरीके से, लेकिन बात पैरेलल की है तो यहाँ लिखा था 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन देन दज इन दिस केस द गिवन सिस्टम है इनकंसिस्टेंट। देखिए जब पैरेलल की बात आती है, जब कार्टेशियन प्लेन पर जब हम लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, उनके पॉइंटों को यहाँ पर शो करेंगे, तो यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस बन रही हैं तो उनका जो सॉल्यूशन होगा वो नो कॉमन सॉल्यूशन होगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो कॉमन सॉल्यूशन इन द गिवन सिस्टम इक्वेशन, यानी उसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल आएगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से तैयार होता है, यहाँ से क्वेश्चन तैयार होता है इन 3 पॉइंटों से। क्या होता है? जब द 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, जब 2 लाइन्स एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है? व्हाट हैपेंड, क्या होता है? तो आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन द प्रॉब्लम द गिवन सिस्टम, ये यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर होती हैं जब 2 लाइन्स कार्टेशियन प्लेन पर शो होती हैं, वो पैरेलल हैं, तो क्या होता है? तो आपको बोलना है देन देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। ओके, अब यहाँ देखिए 1 लाइन ओवरलैप द अदर। ओवरलैप का आप मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? 1 लाइन overlap the other, that is the 2 lines are coincident, then the given system or given equation infinitely many solution। ठीक है, आप समझ रहे हो? जैसे मेरा एक हाथ है, मैं आपको यहाँ शो कर दूँ, जैसे मेरा एक हाथ है, ठीक है, जैसे मेरा एक हाथ है और मैं इसके ऊपर दूसरा एक हाथ रख दूं, जैसे आपको एक ही हाथ दिखाई दे रहा है, चाहे मैं इस तरह से करूं चाहे मैं इस तरह से करूं, ये होता है ओवरलैपिंग। यानी एक लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन आ जाना, लेकिन एक ही लाइन शो होना, एक ही लाइन हमें दिखाई देना, वो होता है ओवरलैपिंग। जब इस तरह की केस आ जाती है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ रही है तो उसे ओवरलैपिंग कहते हैं। इस तरह के सिस्टम में, इस तरह के केसेस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ऐसे इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन आपको दिखाई देंगे। 1 लाइन ओवरलैप द अदर, दैट इज द 2 लाइन्स आर कंसीडिएंट, देन द गिवन सिस्टम गिवन इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस तरह के समीकरण के बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, यहाँ आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमने अभी आपको समझाया है, ये 3 पॉइंट और ये आपके 2 पॉइंट, यहाँ 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंटों से एक क्वेश्चन तैयार होगा, 1 नंबर का, एक नंबर के 2 क्वेश्चन या 1 नंबर यहाँ से आ सकता है। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3.1 का। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, यानी आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 ईयर एगो, कि 7 वर्ष पहले, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर देन 3 ईयर फ्रॉम नाउ। मतलब आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू,
मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, एज ओल्ड यू वर देन 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आई शैल बी देयर टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी। ठीक है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। यानी वो क्या कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप एल्जेब्रिक भी सॉल्व करके हमें दिखाओ और उसे ग्राफिकल भी दिखाओ। प्रश्न को समझ गए? मैं प्रश्न को एक बार हिंदी में बता दे रहा हूँ। आफ्ताब है और उसकी एक लड़की है। आफ्ताब अपनी लड़की से कह रहा है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब मैं 3 गुनी आयु का रह गया हूँ। अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। ठीक है, आई शैल बी देयर टाइम्स एज ओल्ड विल बी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। यानी इसको हम एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आफ्ताब और उसकी पुत्री है, उसकी बात चल रही, उसके डॉटर के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ देखिए ज़रा, देखिए मैंने लिखा लेट अस डिनोट द प्रेजेंट एज डॉटर एंड हर फादर। यानी आफ्ताब की पुत्री और आफ्ताब के पापा, यानी पुत्री और पिताजी आफ्ताब एज एक्स ईयर, यानी डॉटर की जो एज है वो एक्स ईयर है एंड फादर की एज है वो वाई ईयर है। ओके, रेस्पेक्टिवली यहाँ पर हमने सॉल्व किया 7 ईयर एगो, यानी 7 साल पहले। अब मैं आपको बता दूँ 7 साल पहले की कंडीशन क्या होती है। जैसे आज आपकी एज जो है वो 15 साल के हो आप, है ना। तो 2 वर्ष पहले कितने के थे? 2 वर्ष पहले कितने के थे? तो आप क्या करोगे? 2 वर्ष पहले कितने के थे? तो आप 2 वर्ष पहले का हिसाब लगाओगे। आज आप 15 साल के हो, तो 2 वर्ष पहले कितने के हो गए? 13 साल के। यानी आपने क्या किया? आपने माइनस कर दिया। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा 7 ईयर एगो, यानी 7 साल पहले की बात कर रहे हैं आफ्ताब की और उसकी डॉटर की। तो आफ्ताब की आयु वाई थी और डॉटर की आयु उसकी एक्स थी। तो हमने 7 साल पहले उसकी आयु कितनी थी? y-7 और x-7। ठीक है, ये हमने उसकी प्रेजेंट एज मानी है, जो आज की एज है उसकी मानी है। अब हमने यहाँ पे लिखा 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू। ठीक है, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिखा 7 x-7 इक्वल y-7। 7 का मल्टीपल इसमें किया 7x-49 इक्वल y-7। 7x माइनस वाई इक्वल -7 + 49। ओके, यहाँ हमने सॉल्व किया 7x माइनस वाई इक्वल 42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ पर क्या लिखा है? देखिए आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर देन 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 3 वर्ष बाद आई शैल बी देयर 3 टाइम्स एज ओल्ड यू विल बी। मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद मैंने आपसे अभी एग्जांपल दिया था कि अभी आपकी आयु 15 साल की है ना, और 2 वर्ष पहले कितने के थे? 13 साल के। आपने घटा दिया। अब हम आपसे कह रहे हैं आज आपकी आयु 15 साल की है, अब 2 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे, है ना। तो 2 वर्ष बाद क्या करोगे? आप तुरंत कहोगे हम 17 साल के हो जाएंगे, है ना। 17 साल के हो जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? उसमें ऐड कर रहे हो। तो यहाँ देखिए आफ्ताब इज एज y+3 और डॉटर इज एज x+3। ठीक है, अब यहाँ पर जो आफ्ताब और उसकी पुत्री का जो केस है, 3 वर्ष बाद उसने लिखा है, उसने बोला है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कौन रह जाएगा 3 गुनी आयु का, है ना। तो उसका पिता है, अपनी पुत्री का 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 3 × x+3 इक्वल y+3, 3x 3 × 9 इक्वल y+3, 3x ये y इधर लाए -y, 3 - 9। ओके, ये हो गया 3x - y इक्वल -6, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये आ गया, देखो जरा इक्वेशन फर्स्ट ये आ गया और इक्वेशन 2 ये आ गया। हमें इन दोनों इक्वेशन को यहाँ लिखा था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशन को एल्जेब्रिकली फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम एज फॉलो। हमें इन इक्वेशन को एल्जेब्रिकली पहले हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। देखिए यहाँ पर लिखा 7x - y इक्वेशन फर्स्ट है ये, है ना, और इक्वेशन नंबर 2 ये है। हम इसे एल्जेब्रिकली पहले सॉल्व करेंगे और इनके पॉइंट
निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 7x माइनस 42 यानी इस कॉन्स्टेंट नंबर को इधर लेके आओ बाई। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पर जैसे x इक्वल 5 रखा है, आप यहाँ पर कोई भी नंबर शो करके यहाँ पर 2 पॉइंट निकाल सकते हो इसके। यहाँ पर जैसे मैंने 5 रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। ये नहीं है कि मैं 5 रख रहा हूँ और अगर आपने 3 रख दिए तो आपका गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अपने मन की बात है। मैंने यहाँ पर x इक्वल 5 रखा है। यहाँ पर आपको इस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू निकालने हैं जो हमें ग्राफ पर शो करने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है और आप अगर कोई सोचो तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। x इक्वल 5 मैंने रखा तो यहाँ रखा देन 7 इंटू 5 माइनस 42 इक्वल भाई, तो 7 5 जा 35 होते हैं और माइनस 42, तो 42 में से 35 हम निकाल देंगे तो माइनस का 7 आएगा। ओके, यहाँ पर मैंने x इक्वल 6 रखा, देन 7 इंटू 6 माइनस 42 इक्वल 0, तो 42 माइनस 42, तो 42 में से 42 निकल गए, y इक्वल 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर टेबल में शो किया है x और y। x जब 5 रखा था तो y की इक्वल हमें -7 मिला था, ठीक है। मैं इसको a मान ले रहा हूँ, और x इक्वल जब 6 रखा था तो हमें y 0 मिला था, ये b मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो 3x माइनस y इक्वल -6 है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -6 को हम लेफ्ट हैंड साइड की लेकर आए, 3x प्लस 6 इक्वल y। यहाँ पर देखिए x इक्वल हमने 0 रखा, 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए x इक्वल -2 रखा, -2, 3 2 जा -6, -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर टेबल में शो किया है x और y। x जब 0 रखते हैं तो y कितना मिलता है, 6 मिलता है। x जब -2 रखते हैं तो y कितना मिलता है, 0। तो हम इसको c मान ले रहे हैं, इसको d मान ले रहे हैं, ठीक है। यह मैंने लिख भी दिया है, टू रिप्रेजेंट दीज इक्वेशन ग्राफिकली वी प्लॉट द पॉइंट a 5, -7 एंड b 6, 0 एंड द ग्राफ फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट, एंड द पॉइंट ऑफ c 0, 6 एंड d -2, 0 गिव द ग्राफ 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्लॉट को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर शो किया है आपका। यहाँ देखिए पॉइंट मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ रफली a 5, -7, ठीक है, और b कितना है, 6, 0। ये हमारे पास नंबर है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम नंबर जो x है वो कितना है, 6 है, और b कितना है, -7। अब यहाँ ज़रा देख लो ज़रा, तब हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से। यहाँ देखो ज़रा, यहाँ क्या है, x की जो वैल्यू है मैक्सिमम कितनी, 5, इधर कितनी 6, इधर कितनी 0, इधर कितनी -2, y की वैल्यू कितनी, -7, ठीक। तो यहाँ पर एक स्केल मानेंगे हम। इस स्केल में क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्राफिकली में जो ग्राफ पेपर आता है हम उस पर भी शो कर सकते हैं और इस प्लेन पर भी शो करके दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन पर इसके स्केल को मानेंगे। तो ये एक्स अक्ष होती है, एक्स डैश, और ये एक्सिस होती है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पर भी हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का क्या मतलब है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। जो हमारा ग्राफ पेपर होता है उसमें जो ब्लॉक बने होते हैं, एक ब्लॉक बना होता है, फिर उसके बाद दूसरा ब्लॉक बना होता है जिसमें डार्क लाइन होती है, डार्क लाइन के अंदर लाइट लाइनें होती हैं। तो डार्क लाइन से डार्क लाइन के बीच की जो लेंथ होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लेके ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन फर्स्ट था वो था 5, -7, जिसके कोऑर्डिनेट आए थे 5, -7 और 6, 0। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, 5, -7। यहाँ पर मैंने ये स्केल ले लिया है और हम 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, जिससे हमारा ग्राफिकल के हिसाब से ही बिल्कुल शो हो। तो हम यहाँ पर 5 नंबर हमारा यहाँ पर होता है, एक्स अक्ष पर 5 है और y कितना है, -7। तो यहाँ पर समझ लीजिए ये 5 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं इसको जरा सा यहाँ पर निशान भी कर दे रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 5 आ गया। अब यहाँ से -7 चलेगी तो -7 आपका कहाँ पर जाएगा, -7 आपका नीचे आएगा। तो -7 आने के लिए जस्ट नीचे आएंगे, ठीक है,
तो ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ गया आपका -7। ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट पहले से लिखे हुए हैं तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, ये आपका आ गया -7। ओके, 5, -7। अब हमें 6, 0 की बात कर रहे हैं, तो 6 कहाँ पर आएगा? 6, 0। देखिए 5 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 6 आपका ये आ जाएगा, है ना। और 6, 0 के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे 6, 0, और ये आपके हो गए। तो यहाँ पर बी पॉइंट डाल के मैं इसको इससे मिला दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी एक लाइन हो गई। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ से काट दे रहा हूँ इससे आप कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर दूसरे कोऑर्डिनेट है हमारे 0,6 और -2,0। अब 0,6, अब 0 होता है हमारा यहाँ पर 0,6। देखिए 0,6 कहाँ बैठेगा? 0,6, 6 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0,6। और दूसरा कोऑर्डिनेट -2,0, तो -2 किधर जाएगा? इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका y का होता है, 1 और 2। ये हो गया -2,0। ठीक है, इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया a और b, और ये आपका आ गया c और d। समझ में आया? ये इस तरीके के पॉइंट आपके सामने आ गए। ठीक, यहाँ देखिए समझ में आ गया आपको ये ग्राफ? थोड़ा सा हमें ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके की डिजाइन तैयार हुई, यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको ज़रा समझो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। यानी एक कोच है क्रिकेट टीम का जो 3 बल्ले और 6 बॉल खरीदता है। कितने रुपए में? 3900 रुपये में, यानी 39,000। ठीक है, 3900 रुपये में 3,900 रुपीज़ में वह 3 बल्ले और 6 बॉल खरीदता है। फिर लिखा है लेटर सी बाई एन अदर। ठीक है, फिर वो कहता है बाद में सी बाई एन अदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स। सी बाई एन अदर बैट एंड 2 मोर, 1 बैट एंड 2 मोर, 1 बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। यानी बाद में वह एक बल्ला और 2 बॉल और उसी प्रकार 2 मोर बॉल्स, यानी एक बल्ला और 2 मोर बॉल्स, यानी 3 बॉल्स आप लिख लो यहाँ पर, एक बल्ला, एक बैट एंड 3 बॉल्स द सेम काइंड फॉर 1,300। ठीक है, रेस्पेक्टेड दी सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली, जो भी आप समझो। यहाँ देखिए, समझे आप, यानी एक कोच है जो क्रिकेट टीम में वो 3 बल्ले और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपये में। फिर बाद में वह एक बल्ला और 3 बॉल भी खरीदता है 1300 रुपये में। दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली ज्योमेट्रिकली। ठीक है, हम इसको यहाँ पर पहले बल्ला और बॉल की कीमत को मानेंगे। लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹X एंड 1 बॉल ₹Y। ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया। देन द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंट इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 3 बल्ले और 6 बॉल, 3 बल्ला 6 बॉल कितने रुपए में आ रही? 3900 रुपये में। एक बॉल और एक मिनट यहाँ पर 2 ही है भाई, 2 मोर बॉल्स। एक मिनट, मिस्टेक कैसे हो रही है? ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 बॉल ही हैं, थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गई। यहाँ देखो, 3 बॉल, 3 बल्ला, 6 बॉल इक्वल 3900 रुपये, एंड एक बॉल और क्या कर रहा हूँ,
3 बल्ले 6 बॉल 3900 रुपये में आ रही है, 1 बल्ला 2 बॉल 1300 रुपये में आते हैं। ठीक है, हमें इनको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ लिखा टू ऑब्टेन द इक्विवेलेंट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वी फाइंड 2 पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच इक्वेशन। हमें यहाँ पर 2 पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, एक एक इक्वेशन से। ठीक है, और फाइंड द 2 सॉल्यूशन ईच इक्वेशन। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने इक्वेशन फर्स्ट उठाया 3x + 6y = 3900। ओके, 3x = 3900 - 6y, x = 3900 - 6y/3। ये हो गया। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर रखा y कितना रखा, y = 0 रखा। y = 0 रख देंगे तो ये वैल्यू बनेगी x = 3900 यानी 3900 - 6 × 0/3। तो ये पोर्शन तो पूरा 0 हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3900/3। 3 से 3900 हम कैंसिल करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ओके, ये हो गया x = 1300। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया, मैंने आपसे बोला है कि हम यहाँ पर कुछ भी पॉइंट अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा रखना जैसे यहाँ पर डिवाइड में 3 लिखा है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 लिखा है, तो इस तरह का यहाँ पर अंक अच्छे से रखो जो यहाँ से घटने के बाद यहाँ से डिवाइड अच्छे से निकल जाए, पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने y = 600 लिया, तो 3900 - 6 × 600, तो यहाँ पर 3600 हो गया। तो 3900 से 3600 निकाल देंगे तो ये बचेगा 300/3। तो 3 से 300 हमने कैंसिल किया तो ये आ गया 100। ओके, x = 100 या y = 600। ओके, यहाँ देखिए नेक्स्ट हमने इक्वेशन लिया, इक्वेशन नंबर 2, x + 2y = 1300। तो x = 1300 - 2y। ओके, x = 1300 - 2y। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, y = 500 रखा है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पर कुछ और भी नंबर आप ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। x = 1300 - 2 × 500। ठीक है, तो ये हो गया 1300 - 1000। 13 में से 1000 निकाल दिए, 300 आ गए, ये आ गए 300। ठीक है, y बराबर जब 500 रखा था तब हमें मिला कितना, हमें 300 मिला। अब हम y बराबर 400 रखते हैं इसमें, 1300 - 2 × 400, 1300 में से 800 निकाल देंगे तो ये बचेगा आपका 500, यानी 400 रखते हैं तो हमें कितना मिलता है, 500 मिलता है। ठीक है, अब हम इसे ग्राफिकल पर शो करेंगे। देखिए ज़रा, ये हमने टेबल यहाँ पर शो कर ली, एक के एक। ये पहली इक्वेशन के 1300, जब 1300 रखा था तो हमें 0 मिला था, और बी में जब 100 रखा था तब 600 मिला था। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 में जब 300 रखा था तब 500 मिला था, और 500 रखा तो 400 मिला। ये A B C D हमने ये 4 पॉइंट रखे। यहाँ पर हम मानेंगे, देखिए यहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो 1300 है और सबसे मिनिमम नंबर है 100 है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 300, 500, 600, यानी अब यहाँ पर हमें शो करना है। तो यहाँ पर शो करने का एक तरीका है अपने पास, क्या, यहाँ पर देखिए स्केल जो हम यहाँ पर लेटस कंसीडर करेंगे, स्केल x एक्सिस पर। ठीक है, ये हमारी x होती है x डैश। ठीक, इसको हम थोड़ा ऊपर तक बढ़ा देते हैं, ये हमारी y एक्सिस होती है, y डैश। ठीक, इधर वाली प्लस की होती है, इधर वाली माइनस की होती है, इधर वाली प्लस की होती है, इधर वाली माइनस की होती है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। अब यहाँ पे देखिए स्केल x एक्सिस, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर = 200 सेंटीमीटर। ठीक है, और y एक्सिस पर भी ऐसे ही लेंगे, y एक्सिस = 1 सेंटीमीटर = 200 सेंटीमीटर। ये हमने पैमाना यहाँ पे शो कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमारे को कितना मानेंगे, 2 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है 1300, तो हम यहाँ पर कितना करेंगे, 200 हमारा पहला, फिर 200 400 हो गया, फिर 600 हो गया, फिर 800 हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर 1200 हो गया, फिर 1400 हो गया, और फिर 1600 हो गया। तो इतनी ज़रूरत नहीं है हमें तो सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है जितना हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ठीक है, अब हमारे पास जो मेंबर्स नंबर है वो कितना है, 1300। ओके, तो 1000, 1200 और 1400 के बीच वाला नंबर ले लो, ये आपका हो जाएगा 1300। तो ये नंबर आ गया 1300,0, क्योंकि इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है 100,600, तो 200 ये है,
ठीक, 1 सेंटीमीटर में 200 है, तो आधा इसका 100 पे हो जाएगा, सही है। अब ये 600 है, तो 600 करने के लिए हम ऊपर चलेंगे, इसी के जस्ट ऊपर, और कितना चलेंगे, 3 सेंटीमीटर, यानी 600, 1 2 3, ठीक है। ये आपका हो गया 100,600, ठीक। इसको हम इससे मिला देंगे, देखिए ज़रा, ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट था और ये हमारा बी पॉइंट है। एक हमारी इक्वेशन खींच गई है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली। अब हम इसको दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले दूसरी इक्वेशन है 300, तो 300 हमारा कितना हो जाएगा, 200 और 400 के बीच में आएगा 300, ठीक है। ये आ गया 300। अब ये 500, तो 500 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 500 कितना जाएगा ऊपर, देखो ज़रा, यहाँ पर मैं निशान लगा दे रहा हूँ, 200, 400, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 600 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 600। अब यहाँ पर ज़रा देखो, हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए 300, तो 300 करने के लिए 200 और 400 के बीच में पॉइंट आएगा 300, ठीक। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक। ये आपका 300 हो गया। अब इसके बाद हमें नंबर चाहिए 500। देखिए यहाँ पर 500 बाई एक्सिस पर है, तो बाई एक्सिस के लिए 500 के लिए कितना चाहिए, 200 और 400, 500 इसके बीच में हम करेंगे। तो 500 के लिए यहाँ पर हम, यहाँ देखिए 500 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 500 आ रहा है यहाँ पर, चलिए ये आ रहा है हमारा, तीन सौ और 500, ठीक है। और ये आपका 500 है 500 कितना हो जाएगा, 400 और 600 के बीच में, 400 600 के बीच में 500, ये हो गया। अब 400 कहाँ शो करना है, 400 जस्ट इसके बीच में, 400 इसके जस्ट इसके बीच में शो करना है। अब देखो यहाँ पर 400 कहाँ आ रहा है, 400 आपका ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी ये ओवरलैपिंग करके ये लाइन हमारी इसी के ऊपर, ठीक। तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर ये हो गया सी, ये सॉरी ये हो गया डी आपका, और ये हो गया आपका सी, और इसी पर आपका ये है डी आपका, सॉरी ये तो बी है, ये हो गया सी, ये हो गया डी। सी के कोऑर्डिनेट है हमारे 300, 500, 400, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ग्राफ आ रहा है वही आ रहा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑफ ऑन ए डे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी रेंज 160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg 4 kg of apples and 2 kg of grapes in rupees 300 represent the situation algebraically and geometrically, ठीक है। चलो यहाँ पर थोड़ा समझते हैं ये लिखा क्या है। यहाँ देखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स। एक दिन मैंने 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम मूल्य का, किसी दिन का मूल्य 160 रुपये है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़, ठीक है। यानी 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का जो मूल्य है वो कितना है, 160 रुपये। आफ्टर ए मंथ, यानी 1 महीने बाद, जस्ट 1 महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 किलो सेब और 2 किलो एप्पल, सॉरी 4 किलो एप्पल एंड 2 किलो अंगूर इज ए 300, यानी 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य जो है वो 300 रुपये है। तो आप हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से आप इसको क्लियर करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने लिखा है देखिए यहाँ पर हमने लिखा है द कॉस्ट
लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एक्स रुपीज़ एंड द लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बाई रुपीज़, ठीक है, एक्स और बाई रुपये। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य एक्स रुपये और 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बाई रुपये है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग 1 किलो सेब 2x प्लस बाई इक्वल कितना है 160 रुपीज़, ठीक है। वन इक्वेशन तैयार हो गया। फिर 4 किलो सेब और आपके 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमने लिखा वी फाइंड द 2 पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच इक्वेशन, दैट इज वी फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। यहाँ पर देखिए जैसा हम पिछली क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं वैसे ही सेम करना है हमें। 2x प्लस वाई इक्वल 160, वाई इक्वल 160 माइनस 2x हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने देखो x बराबर 70 रखा तो ये आ गया वाई इक्वल 160 माइनस 2 इंटू 70, ठीक है, 160 माइनस 140 है। अब आप ये मत सोचा करो ये कहाँ से आया, ये हम अपने हिसाब से रखते हैं, अपने मन से रखते हैं। आप भी रख सकते हो अपने हिसाब से कोई भी नंबर, ठीक है। यहाँ से हमें 2 पॉइंट निकालने हैं इसके, जो हमने यहाँ पर निकाले। x इक्वल 70 रखकर हमें y की वैल्यू 20 मिल गई। फिर हमने 50 रखा, x इक्वल 50, तो y इक्वल 160 माइनस 2 इंटू 50, 160 माइनस 100, ये हो गया 60, ओके। नेक्स्ट जो इक्वेशन था हमारा इक्वेशन नंबर 2, 4x प्लस 2y इक्वल 300। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो 2x प्लस वाई इक्वल 300, 2x प्लस वाई 300 अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल किया तो 150 आ गया, ठीक है। इक्वेशन तैयार हुआ 2x प्लस वाई इक्वल 150, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा y इक्वल 150 माइनस 2x हो गया, तो x इक्वल 60 रख दिया यहाँ पर, तो 60 रखेंगे तो y इक्वल 150 माइनस 2 इंटू 60, तो ये हुआ 150 माइनस 120। तो यहाँ से ये निकालेंगे तो ये 30 आ गया, क्या आया 30 आया। x इक्वल 60 रखने पर हमें क्या मिलता है 30 मिलता है। अब यहाँ देखो ज़रा दूसरा इक्वेशन है y इक्वल 150 माइनस 2x, तो यहाँ पर हमने x इक्वल 60 रख दिया, 70 रख दिया सॉरी, तो y इक्वल 150 माइनस 270 है 140, तो हमें देखो x इक्वल 70 रखने पर हमें y इक्वल 10 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा देयर दी सॉल्यूशन आर गिवन बिलो इन द टेबल। हमने यहाँ पर टेबल पर 100 किए हैं। x बाई 70 रखने पर 20 मिलता है, 50 रखने पर 60 मिलता है। a और b दो कोऑर्डिनेट मान लिए इधर। फ्रॉम इक्वेशन 2 से x बाई 60 रखने पर 30 मिला और 70 रखने पर 10 मिला। अब हम यहाँ पर इसको शो करेंगे, पहले इसको समझो आप थोड़ा सा, यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ, सबसे पहले एक चीज़ ये देखो कि x की वैल्यू जो है 70 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 70 है, यानी ठीक। और y की वैल्यू 20, 60, 30, 10, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो स्केल तैयार करेंगे x एक्सिस पर क्या करेंगे, x एक्सिस पर देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा x एक्सिस पर, और y पर भी हम इतना ही लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ग्राफ इतना बड़ा नहीं होता कि आप 1 ले हर जगह 1 ही लो। ये हमें देखना पड़ेगा कि कितना x एक्सिस और y एक्सिस पर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम करके चलेंगे जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे, हैं। यहाँ रुक 1 मिनट, यहाँ पर देखिए ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। जो डैश हैं वो आपकी नेगेटिव के हैं और जो पॉजिटिव हैं वो क्लियर हैं, है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसको जूम करें। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट है हमारा 70,20 यानी 70,20। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ पर इसको देखो ज़रा 70, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ये 70 आ गया। अब बाई एक्सिस पे कितना है 20, ये हो गया 20, 1, 2, ठीक है। ये आपका आ गया 70,20, ओके। ये आपका आ गया, ये आपके कोऑर्डिनेट बन गया ए। अब दूसरा कितना है 50,60, ठीक है। पहली इक्वेशन की पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 50,60, तो ये 50 है आपका, ठीक है। 60 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हम ऊपर लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7। ठीक है, यहाँ से ज़रा शो कर लेते हैं जिससे हमारा कोई भी गड़बड़ ना हो। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखिए 10 20 30 40 50 60, ये हो गया। अब इसको इससे मिला दो। ठीक है, इसको इससे मिला दो, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे ज़रा देखो, इसको हमने इससे ड्रॉ किया। ठीक, यहाँ पर ये v कोऑर्डिनेट निकल के आ गया हमारा, समझ में आ रहा है। इसको हम इससे मिला देंगे। ये मिला दिया हमने। ठीक, अब यहाँ देखो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा 60। ठीक है, 60। अब हम पहले ये हमारी लाइन 1 हो गई है ना, यानी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब दूसरा है 60 ये, और 30। तो 30 के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? 30 के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। इस यहाँ से सीधी लाइन खींच लेते हैं 30 के लिए। ठीक है, यहाँ से इसको मिलाते हैं, ये आ गया 60, 30। ठीक है, ये आपका आ गया सी कोऑर्डिनेट। कहाँ पर लिखूँ? सी कोऑर्डिनेट, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर इसके बाद 70, 10, 70 है, और 10 कहाँ पे आएगा? 10 यहाँ पर आएगा। जस्ट इसके सामने ये आ गया। इसको इससे मिला दो, देखिए बिल्कुल पैरेलल बन रहा है ये। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक, ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो गई। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करना चैनल पर, और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और जो व्यूअर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है तो प्लीज़ यहाँ पर कोऑपरेट करिए और मुझसे बताइए कि मुझे वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है, क्या परेशानी आ रही है। ये सारी चीज़ें अपनी आप बताइए, जिससे हम वीडियो में थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें इसको। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।